हाउ आर यू दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो स्टडी आई क्यू प्रशांत धवन का है, जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर। बांग्लादेश में एक प्रोफेसर जो था उसको छोड़ दिया गया है, जो टेरर फंडिंग के मामले में जेल में था बांग्लादेश के अंदर। उसको मोहम्मद यूनिस की सरकार ने इसको रिहा कर दिया गया है, जिसने फंडिंग करी थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। शेख हसीना के टाइम पे उसको जेल में डाला गया था। ऐसे कई और टेररिस्ट थे जिनको जेल में डाला गया था, बट मोहम्मद यूनिस जिहादी ये एक एक करके सबको निकाल रहा और फिर कह रहा है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हमें चावल दो, गेहूं दो, हमें पैसा दो, फंडिंग करो। इसलिए फंडिंग करें। इनके जो एक्स कर्नल जनरल है इनको आके ट्रेनिंग दे दें इनके आर्मीज को, ताकि वो इंडिया पे अटैक करें, टेररिज्म फैलाएं। इंडिया के अंदर कई जगह पे जो बांग्लादेशी थे, टेररिस्ट थे, वो पकड़े गए हैं, पकड़े जा रहे हैं, धरपकड़ चालू है इन लोगों की। कितने लोग भाग रहे हैं, 200 शायद 200 या 20 बैंगलोर से भाग के आसाम गए थे। आसाम गवर्नमेंट ने धर लिया, उनको पकड़ लिया कि वो आसाम से जैसे ही ट्रेन से उतरे उनको पकड़ा गया। तो आई डोंट नो वो किस लिए भाग रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या नहीं। बाकी देखते हैं प्रशांत धवन की वीडियो, वो क्या कहते हैं। चलते इस वीडियो की तरफ, देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसे और मजेदार रिएक्शन देखने के साथ क्या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वीडियो, फिर करते हैं कुछ बातें। वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। वो बांग्लादेशी एक्स मिनिस्टर जिसने आतंकवादियों की हेल्प करी थी भारत को अटैक करने के लिए, अब ये आदमी आजाद हो चुका है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम कहें तो ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है अब्दुल सलेम पिंटू। इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं और हर जगह आप सेम हेडलाइन देखोगे कि बांग्लादेश ने आजाद कर दिया है उस फॉर्मर मिनिस्टर को जिसने फंड किया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आतंकवादियों को कि वो भारत को अटैक करे। और हाँ, अच्छा सॉरी, ये एजुकेशन मिनिस्टर था, भूल गया मैं। प्रोफेसर नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर था। तो ये एजुकेशन मिनिस्टर था, मतलब वाइस मिनिस्टर था, जो फंडिंग करता था 2001 से लेकर 2006 तक जो होती थी चीजें, वो उससे बात करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ एक बार। बिल्कुल, यहाँ पे आप एक एक वर्ड सही सुन रहे हैं। बांग्लादेश का जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर था, ये इतना रेडिकलाइज हो गया था। बाय द वे, ये हम बात कर रहे हैं 2001 से लेकर 2006 के टाइम की, जब बांग्लादेश में BNP का राज था। उस वक्त पिंटू एजुकेशन मिनिस्टर था और ये पकड़ा गया था आतंकवादियों की फंडिंग करते हुए। पाकिस्तान बेस्ड एक आतंकवादी संगठन है हरकुत उल जिहाद इल इस्लामी। इस ग्रुप की ये फंडिंग प्रोवाइड करता था ताकि ये ग्रुप इवेंचुअली कश्मीर के रास्ते इंडिया को हैवी डैमेज पहुंचाए। जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन हुई तब यही पता लगा कि अब्दुल सलाम ना सिर्फ ये फंडिंग प्रोवाइड करता था, इसने इस आतंकवादी संगठन को वेपन्स प्रोक्योर करने में और वेरियस तरीके से इनके लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करी थी। और आप सोचकर देखिए, अब्दुल सलेम पिंटू ये लंबे समय तक ये बांग्लादेश का डेप्यूटी एजुकेशन मिनिस्टर रहा। साथ ही साथ बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज है उसको भी लीड कर रहा था 2003 से लेकर 2006 तक। और उसके बाद फाइनली जब सरकार बदली, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी होगी, 2001 से लेकर 2006 तक का टाइम इंडिया के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि बांग्लादेश में उस वक्त BNP बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरकार थी। खलीदा जिया थी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की। और बांग्लादेश से बहुत सारे आतंकवादी संगठन ये या तो पाकिस्तान को फाइनेंस कर रहे थे या फिर काफी बार पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर इंडिया को अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा हेडेक था उस वक्त बांग्लादेश से निपटना। ये तब तक रिजॉल्व नहीं हो पाया जब तक बांग्लादेश में सरकार बदली नहीं। जब एक बार बांग्लादेश में नई सरकार आई तो 2008 में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी गई अब्दुल सलेम पिंटू को लेकर, और फाइनली दुनिया को पता लगा कि ये आदमी देखिए ना सिर्फ रेडिकलाइज था, परहैप्स बांग्लादेश की हिस्ट्री में सबसे डेंजरस मिनिस्टर भी था। ना सिर्फ ये इंडिया के अगेंस्ट आतंकवाद को फंडिंग कर रहा था, जो बांग्लादेश में ऑपोजिशन पार्टीज हैं, जैसे उस वक्त शेख हसीना की जो अवामी पार्टी थी, उनकी जब भी रैलीज होती थी आतंकवाद के अगेंस्ट, उन रैलीज पर ग्रेनेड अटैक भी ये करवाया करता था। और इन सारे चार्जेस को लेकर अक्टूबर 2016 में इसको गिल्टी ठहराया गया और इसको लंबे समय तक जेल हो गई। 17 साल तक ये आदमी जेल में रहा। फिर अब अचानक से हम देख रहे हैं कि 2024 में मिराकुलसली आप कह लीजिए इसको कोर्ट रिहा कर देती है और आज के समय फिर से अब्दुल सलेम ये एक आजाद आदमी बन चुका है। अब एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या है कि अब सिंस ये आजाद हो चुका है, क्या ये फिर से बांग्लादेश की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर या फिर पता नहीं कौन सा मिनिस्टर ये बन सकता है इन द फ्यूचर, क्या फिर से ये मिनिस्टर बन के मोस्ट प्रॉब्ली ना आप इमेजिन कर सकते हैं
एक मिनिस्टर जब फंडिंग प्रोवाइड कर रहा होगा पाकिस्तान के आतंकवादियों को, कहीं ना कहीं वहां पे गवर्नमेंट का एंगल रहा होगा। आप सोच कर देखिए, 2001 से लेकर 2006 का वो ऐसा टाइम था जब बांग्लादेशी मिनिस्टर्स ओपनली, आई मीन इवन पाकिस्तान में भी इस लेवल का आपने एग्जांपल नहीं सुना होगा कि लिटरली एक मिनिस्टर ही फंडिंग कर रहा था आतंकवादियों की। दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल। और अगेन, मुझे कई बार ताजुब होता है, जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था ना, तो कुछ इंडियंस जो सेलिब्रेट कर रहे थे, मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा कि उनका लॉजिक क्या था, वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि बांग्लादेश क्लियरली अब धीरे धीरे वही बांग्लादेश बन रहा है जो 2001 से लेकर 2006 के बीच में था। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं कि उस वक्त बांग्लादेश कैसा था 2001 में, जब खलीदा जिया की सरकार बिल्कुल। प्रशांत भाई, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि खुलेआम कोई रैलियों में बोले, कि चीखते नहीं रैलियों में। शेख रशीद हो गया, पाव पाव किलो के बम, हमारे पास पाव आधे पाव के बम भी हैं, बोलते हैं ना। इनकी रोडों पे चीखते हैं भाई खुलेआम, इनके बच्चे चीखते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान पाकिस्तान तो है, बिल्कुल है, लेकिन ये रेडिकलाइज इतने हो चुके हैं, कहता है नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह ज्यादा करता, तो ये हालत उनकी है। और मैं दिखा दूंगा, ज्यादा नहीं, इसको सीरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा। अपने बॉर्डर सील करें, क्योंकि इंडिया में टेररिज्म बढ़ने वाला है, बढ़ेगा बांग्लादेश के थ्रू। और सबको पता है कि बांग्लादेश में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी। सबसे बड़ी गलती करी थी जब वहां पे फेंसिंग पास हो गई थी, तब तक फेंसिंग हुई क्यों नहीं? अब जाके शेख हसीना हटने के बाद फेंसिंग क्यों हो रही है? शेख हसीना के टाइम पे ये दबाव क्यों नहीं बनाया गया कि जो यहाँ पे जिहादी भरे पड़े इनको लेके जाए? अब है, बिल्कुल दबाव है, लेकिन साला ह्यूमन राइट्स, मैं कहता हूं कि एक तो ह्यूमन राइट्स के आंखों में लौड़े लेके बैठा हुआ है। उन्हें पाकिस्तान नहीं दिखता, उनको सीरिया नहीं दिखता है, उनको अफगानिस्तान नहीं दिखता, उनको बांग्लादेश नहीं दिखता, कि जहां पे ये सब चीज होता है। इंडिया के अंदर अगर बोल दिया गया भाई तुम ये प्रोटेस्ट नहीं आओ, है ह्यूमन राइट्स, अरे मात्र इतना की ह्यूमन राइट्स ऐसी, टेररिस्टों की कोई ह्यूमन राइट्स नहीं होनी चाहिए, ठोक दो सालों को। जैसे कसाब के टाइम पे सब ह्यूमन राइट्स चीख रहे थे, ठोक ठोक साले को माथे पे गोली मारते हैं भोसड़ी वाले के। और जो लोग चीखे मार देते ना, ये तुम्हारी जिंदगी झंड उड़ाती। ऐसे अटैक होने चालू होते ना पूरे इंडिया के अंदर, जो 2011 से पहले, जो 2014 से पहले जिंदगी जी थी ना, उससे बुरा हाल हो जाता। कांड फटी रोड पे चलते वक्त भी। पहले बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मार्केट में जाने से फटती थी ना, तो रोड पे चलते हुए फटती। कौन से जिहादी या कौन सा जिहादी साला तुम्हारे चाकू मार जाएगा, फट जाएगा बीच में आके बाजार में, रोड पे फट जाएगा, भरोसा नहीं कौन ग्रेनेड फेंक देगा। मिडिल ईस्ट बन जाता पूरा इंडिया, और ये बनाने में देर नहीं लगती, और बनाते ये जिहादी, इतना गंद फैलता। और मैं उनसे कहूंगा जो भाई अपने आप को बहुत लिबरल सोचते हैं, ये लिबरल गिरी छोड़ो और होश के, थोड़ा होश 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 में आओ, बच्चों की, अपनी फैमिली की थोड़ी जिम्मेदारी उठाओ, नहीं तो उनकी शक्ल ही नहीं देख पाओगे। और ये रियलिटी है भाई। जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं हम तो लिबरल हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल सोच वाले हैं, सारे इंटेलेक्चुअल एक बार में घुस जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। कसाब के सामने कितने इंटेलेक्चुअल आएंगे सोच लो, कितने लिबरल आएंगे वो सोच लो तुम। अफजल गुरु के आगे कितने आए थे? 93 में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें कितने आए थे? अक्षरधाम में कितने आए थे? पुणे में कितने आए थे? चांदनी चौक में कितने आए थे? कोयम्बतूर में कितने आए थे? पुणे बेकरी ब्लास्ट में कितने आए थे? उस टाइम लिबरल नहीं थे क्या? थे भाई, सब थे। तो ये सोचोगे तुम लिबरल बन के कुछ उखाड़ लोगे? नहीं उखाड़ोगे। प्रो इंडिया रहोगे तो अपने आप को भी सेफ रखोगे, देश को भी सेफ रखोगे, अपनी फैमिली के काम भी आओगे, देश के भी काम में आओगे। नहीं करोगे तो फिर कन्हैया कुमार जैसे कुत्ते की तरह पिटते रहोगे, थप्पड़ खाओगे, ऐसा ही मिलोगे, गालियां पड़ेंगी। नहीं तो इज्जत की जिंदगी जियो, ऐसी भड़वागिरी मत करो प्लीज। 2001 से लेकर 2006 तक क्या हुआ था इंडियन आर्मी के साथ, बीएसएफ के साथ, वो भी जरा देख लो। तुम्हारा खून अब अभी भी नहीं खोलता इन बांग्लादेशियों पे, तो जरा देख लो। और ये रियलिटी है। स्टार्ट हुई थी, अचानक से क्या होता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे जहां पे हमारे 16 जवान थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, अचानक से बांग्लादेश की तरफ से 800 और 1000 लोग इकट्ठा अटैक करते हैं। इनमें से बताया जाता है कई जो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस है, कुछ वहां के भी थे, कुछ ये गांव के भी लोग थे, विलेजर्स वगैरह, ये सब अटैक करते हैं। इंडियन सोल्जर्स को पकड़ के अपनी साइड ले जाते हैं। कई दिनों तक टॉर्चर कर करके इंडियन सोल्जर्स को मारा जाता है, और इवेंचुअली लंबे समय के बाद इंडियन सोल्जर्स, 16 इंडियन सोल्जर्स की जो डेड बॉडी है, ये वापस इंडिया को दे दी जाती है। और जो उन सोल्जर्स की डेड बॉडी थी, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी इसकी,
बुरी तरीके से कई दिनों तक हमारे जवानों को टॉर्चर किया गया था बांग्लादेश में। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इसको पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया था। फॉर एग्जांपल इवन ईरान के मीडिया ने भी। इधर मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ तेहरान टाइम्स का 2001 का। आई मीन बीबीसी, सीएनएन, क्योंकि जिस क्रूरता से हमारे सैनिकों को मारा गया था ना, इट वाज हॉरिफाइंग कि मतलब इतनी बारबैरिक सोच किसकी कैसे हो सकती है। और बांग्लादेश ने उस वक्त कहा कि हाँ देखिए, इंडिया ने कहा है कि म्यूटिलेशन हुई है उनके सोल्जर्स की, उनको टॉर्चर करके मारा गया है। तो उस पर इन्होंने प्रोब स्टार्ट किया। प्रोब का कोई नतीजा आप समझ सकते हैं, निकला नहीं। किसी को बांग्लादेश में सजा हुई नहीं। और उसके रिस्पॉन्स में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी। इंडिया ने अपनी आर्मी प्रॉपर्ली डिप्लॉय कर दी थी बांग्लादेश बॉर्डर पे। और एक बार को लग रहा था कि इंडिया एक सबक सिखा देगा बांग्लादेश को, बट इंडिया ने ध्यान रखा, कुछ हमने किया नहीं उस वक्त। बट ये मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अगली एग्जाम्पल है कि बांग्लादेश किस टाइप का कंट्री बन सकता है, जहां पे इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये आतंकवादियों को फंड कर सकते हैं टू वर्क अगेंस्ट इंडिया, टू अटैक इंडिया। ये जो 2001 वाला एग्जाम्पल है ये आपके सामने है। और अगेन, ये मैं वीडियो चाहूं तो 40-50 मिनट की बना सकता हूं, जहां पे आपको दर्जनों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मैं बता सकता हूं, जिससे बेसिकली बात आपको यही समझ में आएगी कि बांग्लादेश हो सकता है धीरे धीरे अब वापस 2001 से लेकर 2006 का जो बांग्लादेश है वैसा ही बन जाए। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉर्डर्स हमारी प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो। जो 2001 में आप कह लीजिए हम लोग प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड थे नहीं, ऐसा फिर से ना हो जाए। एंड एट द सेम टाइम देखिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जिस तरीके से हम पाकिस्तान को काउंटर करते हैं कि वहाँ पे आतंकवाद फैल रहा है, टाइमली हमको ये इश्यूज इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी रेस करने होंगे कि जो लोग गिल्टी हैं आतंकवाद फैलाने के इन बांग्लादेश, इनको रिहा किया जा रहा है एक एक करके। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और दिस इज बैड फॉर बांग्लादेश, दिस इज बैड फॉर इंडिया। पता नहीं जो इनकी अभी इंटरिम सरकार है, जो अगेन मैं रिपीट करूंगा, जो चुनी भी नहीं गई, मोहम्मद यूनुस वोट लेकर पावर में नहीं बैठे, नो वन इलेक्टेड हिम, ही इज लिटरली बस उनको प्लेस कर दिया गया वहां पर। और इलेक्शंस भी लगता नहीं है कि 2025 में होने वाले हैं। सो दिस इज अ रियली बैड साइन। लगता है कि सिचुएशन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में इट वोंट रियली इंप्रूव। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश ने ऑफिशियली एक एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी भेज दी है भारत को कि शेख हसीना वापस भेजो हमको। नाउ नाउ इंडिया बांग्लादेश के बीच में बिल्कुल एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, मगर उस ट्रीटी में ये भी लिखा है कि जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल आप कह लीजिए असाइलम सीकर्स हैं, उनको इस ट्रीटी में कवर नहीं किया जाएगा। तो अभी देखिए, बांग्लादेश डेफिनेटली शेख हसीना का इशू और जरा रेस करेगा। और लगता नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस में कुछ पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी इन द नियर फ्यूचर। और यू थिंक कि बांग्लादेश को, इंडिया को शेख हसीना को देना चाहिए? मैं तो कहता हूं यहां से इसको निकाल देना चाहिए भाई, सीधी बात है। शेख हसीना को यहां से भेजना चाहिए कि भाई तू अपना दूसरा घर देख, कोई इंडिया में क्यों। 72-75 के अंदर जब मिलिट्री को हुआ था, इसके फादर को गोली मार दी गई थी, तब भी ये यहां पे थी। और वही वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों भाई, हमारे टैक्स के पैसों पे क्यों? जब वहां पे हिंदू कम्युनिटी को मारा जाता था, जब वहां से बांग्लादेशी यहां उठ के आते थे, यहां पे गंद मचाते थे, जब बोला जाता था, तब ये शेख हसीना चुप मुंह पे उंगली रख के कैसे बोलती थी? अगेंस्ट इंडिया तो जा रही थी ना, ये यहां से इनको हर चीज मिल रही थी, फिर भी अगेंस्ट इंडिया जा ही रही थी कहीं ना कहीं। ये प्रो इंडिया तो ये भी खैर इतनी थी नहीं, साफ बताऊं मैं। छाते पीट रहे थे जब इनके इंडिया पाकिस्तान सॉरी बांग्लादेश के अंदर गंद मचता था, ये साले जिहादी सारे उठते थे। और जो लोग कहते हैं ना, सॉरी टू से, उस टाइम पे शेख हसीना ना कुछ बोलती नहीं थी इन लोगों को। मंदिर तोड़े जाते थे वहां पे, कितने धीरे धीरे कत्लेआम हो रहे थे, लेकिन शेख हसीना ने उस पर आंखें बंद कर रखी थी। और जो लोग कहते हैं कि भाई इसमें बांग्लादेश की पब्लिक की क्या गलती है, तो 2001 से लेकर 2006 में जो हुआ था, 2001 में हुआ था, जो सोल्जर्स को उठाया गया था, उसमें पब्लिक ही थे और आज भी पब्लिक ही है। उनकी मिलिट्री पुलिस वाले नहीं आ रहे मारने के लिए, उनके पॉलिटिशियंस नहीं आ रहे मारने के लिए, वो बस जहरीले बयान दे रहे हैं, लेकिन कांड सारे ये पब्लिक कर रही है, 100 के स्टूडेंट और नॉर्मल पब्लिक। अभी इंडिया ने अपने पैसे मांगे कि भाई जो हमने वहां पे इन्वेस्ट कर रखा है पैसा दो, वो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया था पैसा वो दो हमें। क्यों लगाया था फिर भाई हमने? हमारे अगेंस्ट जाओगे, हमें धमकियां दोगे? मैं तो कहता हूं इसको टुकड़े करो, तरीके से टुकड़े करो, बॉर्डर सील करो, बॉर्डर पर सीधा गोली मार दो। अभी 2 या 3 बच्चे आए थे इधर की तरफ, गोली नहीं मारी, शुक्र बनाओ गोली नहीं मारी, लेकिन एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। बंदा दिखे ठोक दो। ये बच्चों के थ्रू, बच्चों की छाती में बम बांध के भेज देंगे, साले फट जाएंगे, क्या कर लोगे तुम? रेडिकल तो है ही है साले।
सारे टेररिस्ट छोड़ रखे हैं इसने, मोहम्मद यूनिस ने। और अभी मेरे को सुनने में आया है कि कहीं से मेरे को पता लगा कि इनका कोई ना वोट वोट पे कुछ कांड वांड चल रहा था, बंदे आए ठोक ठाक के चले गए, वोट का सामान भी लेके चले गए। अननोन गनमैन, अननोन गनमैन पाकिस्तान में भी एक्टिव करना चाहिए और इंडिया बांग्लादेश में भी करना चाहिए। और मजे की बात ये देखो ना कि इसी टाइम पे, जिस टाइम पे टेररिस्ट छोड़ रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, मसूद अजहर बाहर आता है, उसकी वीडियो रिलीज होती है पूरी 1 घंटे की कि हम गजवाए हिंद करेंगे। पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग चल रही है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया है। भाई कुछ तो देखो तगड़ा होने वाला है। इस इनके चक्कर में, इसकी आड़ में क्या क्या होने वाला है वी डोंट नो, बट होगा बहुत जरूर। और ये सारा होगा डीप स्टेट यूएस के कहने पे। आई एम 101% श्योर। कोशिश ये है कि इंडिया को भी जंग में फंसा दिया जाए, लाइक रशिया। चाइना को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये तीनों कंट्री स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो इनकी मोनोपोली टूट जाएगी। और इनके डीप स्टेट का काम है, 101% काम है। तो भाई मैं इंडियन से कहना चाहूंगा, जो भी हैं, ये लिबरल पीपल छोड़ो, उनको गलों से घसीट के निकालो। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई कानून, कोर्ट को इसमें उतरना पड़ेगा, कि बोलना पड़ेगा कि अगर जो इनको छुपाएगा, जो इनको सपोर्ट करेगा, जिन्होंने ये करी है, सख्त से सख्त सजा, उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। जो इनको सपोर्ट करेगा 10 साल की जेल और फाइन अलग से। जो लोग ये इनके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उनकी संपत्ति पूरी कुर्क, जेल अलग से। मजा तब आएगा ना, क्योंकि तब फटेगी इनकी और तब निकाल के फेंकेंगे बाहर इन लोगों को। आप सबको क्या लगता है कि क्या ऐसे कानून निकालने चाहिए, कोर्ट को बीच में कूदना चाहिए? वैसे तो बड़े कूद कूद के आते हैं, अब कूदना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नेशनल सिक्योरिटी का मामला भाई इसके अंदर। अब कोर्टों को कूदना चाहिए कि नहीं कूदना चाहिए? रात को 2 बजे कोर्ट खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? स्पेशल बेंच बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए? आप सब क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। या फिर ये नल्ले कोर्ट ही रहेंगे हमेशा, किसी सुभाष को आत्महत्या करने पे मजबूर कर देंगे या किसी किसान को आत्महत्या करने में मजबूर कर देंगे? क्योंकि ना कभी जमीनों के केस ज्यादा होते हैं, ना कभी ये डाइवोर्स वाले। आप सब क्या कहते हो कि क्या कोर्ट को कूदना चाहिए इसमें कि नहीं कूदना चाहिए? अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए या फिर ये नल्लागिरी ही करनी चाहिए इन लोगों को? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।